हम आज पढ़ना चाहते हैं कि जो आपने दो सिंबल देखते हैं, कांस्टेंट्स आप देखते हैं दो, एक इलेक्ट्रिक में कांस्टेंट आपने देखा था एप्सिलॉन नॉट, और एक लास्ट क्लास में जब हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ के फॉर्मूले से बनाया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो उसमें एक कांस्टेंट हमको दिख रहा है म्यू नॉट। ये दोनों कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम जो कांस्टेंट लगाते थे वो एप्सिलॉन नॉट था, और मैग्नेटिज्म में हम जो कांस्टेंट लगा रहे हैं, चुंबकत्व में जो हम कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वो म्यू नॉट आ रहा है। तो हम दोनों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट होते क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, मैं इनके नेम्स क्लियर कर देता हूं आपको। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता कही जाती है, इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये एप्सिलॉन नॉट होती है, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और दूसरा जो हम मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट देख रहे हैं अभी अभी, वो कांस्टेंट आपका कहा जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। वैद्युत में था तो वैद्युतशीलता, और चुंबक में है तो चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। ये तो हो गए दोनों के नाम। ये होते क्या है मैं आपको बताता हूं। जो माध्यम होता है, जैसे आपने देखा लास्ट क्लास में जब हमने लिखा कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को माध्यम से इफेक्ट होता है। इससे पहले भी हमने एक फील्ड पढ़ा हुआ है, आप सबको याद होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्व क्षेत्र। लेकिन उसमें हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड को मीडियम से इफेक्ट नहीं होता था। याद करिए थोड़ा सा कि अगर अर्थ है और हमने ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो अर्थ इसको अपनी ओर खींचती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर इस अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोई भी मीडियम रख दें, हम एक टेबल रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अर्थ खींचती है वो फोर्स कम नहीं होता, उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उस पर माध्यम का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर माध्यम का इफेक्ट आता है। दोनों को मीडियम से प्रभाव पड़ता है। प्रभाव दोनों का अलग अलग होता है, ये अलग बात है, लेकिन प्रभाव पड़ता है। तो जो भी मीडियम होता है ना, उसमें दो प्रकार के गुण हमको देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और दोनों प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स का वो यूज करता है वैद्युत क्षेत्र के लिए भी और चुंबक क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मीडियम एक ही, माध्यम एक ही है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के लिए वो दूसरे गुण का उपयोग करता है, और उसी माध्यम में अगर चुंबकीय क्षेत्र जाता है, पहुंचता है, माध्यम को मिलता है, तो वो एक दूसरे गुण का उपयोग करता है। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन यही सच है कि एक ही माध्यम है, जब उसमें वैद्युत क्षेत्र पहुंचता है तो उसको प्रभावित करता है, लेकिन अलग ढंग से, और जब उसी माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र पहुंचता है तो वो उसको भी प्रभावित करता है, लेकिन एक अलग तरीके से प्रभावित करता है। जैसे एक इंसान दो इंसानों के साथ अलग अलग तरीके का बिहेवियर कर सकता है, सिमिलरली एक मीडियम वैद्युत क्षेत्र के साथ उसका बिहेवियर अलग होता है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ उसका बिहेवियर अलग होता है। जैसे जब माध्यम में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पहुंचते हैं, यहां से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के बाद यहां पर पहुंचेगा, लेकिन उसके बीच में कौन मिलेगा? उसको बीच में माध्यम मिलेगा।
तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो माध्यम का काम ये है कि उसमें से कुछ वैद्युत क्षेत्र को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने पास अवशोषित कर लेगा, और कुछ वैद्युत क्षेत्र को क्या करने देगा, यहां पहुंचने देगा। ऐसे ही अगर चुंबकीय क्षेत्र एक कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हुई, उसमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन करके वो चुंबकीय क्षेत्र r डिस्टेंस पर यहां पहुंचा, तो जितना बना उतना यहां नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि बीच में कौन आ गया, बीच में मीडियम आ गया, और मीडियम इस चुंबकीय क्षेत्र को इफेक्ट करता है, तो उतना नहीं पहुंचता। जैसे आपने देखा कि अगर पॉइंट चार्ज dq है तो यहां पर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र बनाता कितना है, वो बनाता है dq अपॉन r स्क्वायर। फिर से देखिए, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज dq, r डिस्टेंस पर देर इज अ पॉइंट p। तो अगर माध्यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र हमें मिलता वो मिलता dq अपॉन r स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता अगर मीडियम इफेक्ट नहीं करता तो। लेकिन क्योंकि वैद्युत क्षेत्र को माध्यम इफेक्ट करता है तो हमें इतना नहीं मिलता। हमको कितना मिलता है, हमको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। तो मीडियम अगर इस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आपको मिलता, बट ड्यू टू मीडियम, क्योंकि मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रभावित करता है, वो इसे इतना केवल पहुंचने देता है dq अपॉन r स्क्वायर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बस। ये माध्यम का गुण है, ये उसमें मीडियम अपना इंटरफियर करता है। इसी प्रकार अगर ये एक कंडक्टर है जिसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है, और इसमें अगर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया, दैट इज I इंटू DL। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया दैट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट ओनली करंट बट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एलिमेंट I इंटू DL, एंड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर माध्यम इफेक्ट नहीं करेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा IDL अपॉन r स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट नहीं करेगा, और ये एंगल कितना है उस समय 90 डिग्री का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को मीडियम इफेक्ट करता है, इसलिए यहां पर मुझे इस करंट एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता है। कितना मिलता है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर। तो अगर माध्यम प्रभावित नहीं करता तो IDL अपॉन r स्क्वायर, माध्यम प्रभावित करता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन r स्क्वायर। IDL अपॉन r स्क्वायर का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टाइम्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को माध्यम प्रभावित करता है। दोनों जब चलते हैं ऐसा मीडियम में तो वो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट आगे पॉइंट तक पहुंचने देता है, और वही हमको दिखता है। अब बात ये आती है कि एब्जॉर्ब करने वाले पार्ट को हम विद्युतशीलता और चुंबकशीलता बोलेंगे या पहुंचने वाले पार्ट को बोलेंगे। दो गुण है ना माध्यम में, एक गुण की वजह से वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है उन्हें, और एक गुण की वजह से वो आगे पहुंचने देता है। तो कौन सा गुण है जिसको हम ये नाम देंगे? क्या विद्युतशीलता की वजह से विद्युत क्षेत्र को एब्जॉर्ब करता है या आगे जाने देता है? तो आंसर है विद्युतशीलता गुण की वजह से वो उसको आगे जाने देता है। ठीक है। परमिटिविटी, परमिट से बना है परमिटिविटी। परमिट शब्द का क्या मतलब होता है आप जानते हैं कि वो इसको परमिट करता है, आगे जाने देता है, अलाउ करता है। ऐसे ही चुंबक माध्यम जो होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र वहां पहुंचता है तो चुंबकीय क्षेत्र को अपने जिस गुण की वजह से वो आगे पहुंचने देगा वो चुंबकशीलता कहते हैं। लेकिन एक स्ट्रेंज चीज यहां पर जरूर है कि मीडियम एक ही है,
लेकिन वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। आप देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मिलता है तो उसको वो अलग तरह से ट्रीट करता है, वैद्युत क्षेत्र मिलता है तो वो उसको वो अलग तरह से ट्रीट करता है। ऐसा होता है, एक ही माध्यम है लेकिन दोनों के साथ उसका बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, तो हम चाहें तो इनकी एक एक लाइन बना के नोट कर सकते हैं। क्या नोट कर सकते हैं कि माध्यम का वह गुण जो वैद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता, और माध्यम का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो हम इसकी ये लाइंस बना करके नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट समझ में आए ना सब सभी को? ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। विद्युतशीलता क्या होगा, माध्यम का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। और चुंबकशीलता किसको बोलते हैं, माध्यम का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है उसे माध्यम की चुंबकशीलता कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर निर्वात के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता को आप किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, इसके बारे में तो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पहले भी, एप्सिलॉन फॉर मीडियम। और किसी माध्यम की चुंबकशीलता को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो माध्यम की चुंबकशीलता को आप म्यू फॉर मीडियम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब और थोड़ी सी बातें हमको देखनी है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में आप ये कांस्टेंट देख रहे हैं, ध्यान से दोनों फॉर्मूलों को आप देख लीजिए। 1/4 पाई तो बेटा इसमें भी है, और आप देखिए अगर मैं यहां पर 1 लिखूं तो 1/4 पाई आपको इसमें भी दिख रहा होगा, तो 1/4 पाई तो दोनों में है। 1/4 पाई क्यों है, हम लेसन 1 में डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब आप देखिए इसमें 1/एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और इसमें म्यू नॉट आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में जो गुण है माध्यम का वो डिनोमिनेटर में है, हर में है, और यहां पर चुंबक की क्षेत्र के लिए जो माध्यम का गुण काम करता है वो अंश में होता है। दोनों में एक ये भी डिफरेंस है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम लेसन फर्स्ट में देख चुके हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट की वैल्यू अभी तक नहीं देखी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो म्यू नॉट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हुआ करती है। और अगर बेटा यहां से आप म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये म्यू नॉट की वैल्यू निकलेगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। हाँ, अभी हम लोगों ने इसका यूनिट नहीं बनाया है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, कि म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा, उसके लिए एक छोटा सा आर्टिकल हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर बना लीजिए। म्यू नॉट का मात्रक, तो क्या होता है म्यू नॉट का मात्रक, आप फॉर्मूले से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसी में म्यू नॉट आ रहा है, तो इसी से म्यू नॉट की यूनिट बना लीजिए आप। मैं यहीं पर लिख के दिखाता हूं, डीबी मैग्नेटिक फील्ड, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, टेस्ला भी हमने पढ़ा है, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर भी हमने पढ़ा है, तो दोनों से निकाल सकते हैं। पहले हम टेस्ला लिख देते हैं, तो हमने यहां पर लिखा टेस्ला इज इक्वल टू 1/4 पाई, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, उसके साथ हम यहां पर लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई इंटू डीएल। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, डीएल के लिए लेंथ है मीटर, तो आई के लिए एम्पियर
dl के लिए मीटर अपॉन r स्क्वेयर, और भी एक डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वेयर, और उसके मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा है, और आप सभी जानते हैं साइन थीटा एक शुद्ध अनुपात है, और फिजिक्स में, हमारी साइंस में जितने भी शुद्ध अनुपात होते हैं उनका कभी कोई मात्रक नहीं होता, तो साइन थीटा को कोई यूनिट नहीं होगा, रहने दीजिए। आपको म्यू नॉट कैलकुलेट करना है। मीटर से बेटा आप देखें इसके एक पावर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, एम्पियर पर मीटर। अगर वो आप इधर लेते आएंगे म्यू नॉट के यूनिट के लिए तो आपको म्यू नॉट का यूनिट मिल जाएगा। आप ध्यान से देखिए, 1 मीटर बचा है वो टेस्ला के साथ आ जाएगा, और ये एम्पियर ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो क्या यूनिट बन जाएगा, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, ये एक यूनिट बन गया म्यू नॉट का। एक यूनिट हम और बना के आपको दिखाएंगे, उसको ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा लिखते हैं उसे। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट टेस्ला नहीं यूज करते हैं, इसकी जगह हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर का यूज करके बनाते हैं। तो इसको हमने लिख दिया न्यूटन पर एम्पियर मीटर इज इक्वल टू, म्यू नॉट का मुझे यूनिट चाहिए, उसके साथ जो 1/4 पाई है ये कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता, इनटू आई का यूनिट इट इज अगेन एम्पियर, dl इज मीटर, r स्क्वेयर इज मीटर स्क्वेयर, एंड साइन थीटा हैज नो यूनिट। फिर से मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर दीजिए आप, और 1 मीटर बचा ना बेटा, यहां पे जो वो 1 मीटर बचा वो इस मीटर से भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस मीटर से हमने वो बचा वाला मीटर भी कैंसिल कर दिया। अब आप देखिए, अगर आप म्यू नॉट का यूनिट चाहते हैं तो ये एम्पियर इधर नीचे भेजना पड़ेगा आपको। अब 1 एम्पियर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, 1 एम्पियर यहां से यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट का मात्रक, म्यू नॉट का जो एक और मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो निर्वात की जो चुंबकशीलता है उसके 2 यूनिट आप यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज टेस्ला मीटर पर एम्पियर और यू कैन यूज न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो मुझे यहां पर लिख देना चाहिए, इस क्वांटिटी को हम लिख रहे हैं तो हमें यहां लिख देना चाहिए न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और अगर यहां से मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ये 4 पाई उधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, देन इट विल बिकम 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो निर्वात की चुंबकशीलता, विद्युतशीलता के बारे में हम लेसन फर्स्ट में स्टडी कर चुके हैं, अभी मैंने बताया आपको। और चुंबकशीलता के बारे में अभी अभी हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर -7, एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और अगर केवल मैं म्यू नॉट की वैल्यू पूछूंगा तो 4 पाई इधर भेज देंगे, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का 2 मात्रक हमने बनाए, एक मात्रक बनाया टेस्ला मीटर पर एम्पियर और दूसरा यूनिट हमने बनाया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आप दोनों में से कोई सा भी यूनिट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा माध्यम की चुंबकशीलता म्यू नॉट, निर्वात की, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन होता है ये हमको स्टडी करना है। विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता, मैं यहां पर ये भी नोट कर देता हूं, निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता में संबंध, ठीक है। तो अब हम क्या स्टडी करने चल रहे हैं, हम स्टडी करेंगे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। दोनों की वैल्यूज आप देख चुके हैं, उसी से हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन है
ये रिलेशन आपको जब मिलेगा तो आपको काफी अच्छा लगेगा। चलिए पहले मैं इसको सॉल्व भी करता हूं। हम जानते हैं, दोनों के बारे में हम जानते हैं, दोनों से रिलेटेड एक एक वैल्यू हमको मालूम है। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सभी को याद होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और अभी अभी बेटा आपने देखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? अभी आपने देखा है, दिस इज 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हम यहां से एप्सिलॉन नॉट और यहां से म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगी? आप देखिए, एप्सिलॉन नॉट निकालिए यहां से, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट विल बी, बेटा एप्सिलॉन नॉट यहां भेज देंगे, 9 इंटू 10⁹9 इधर ले आएंगे, ठीक है। देखो क्या मिलेगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। तो एप्सिलॉन नॉट हमने उधर भेजा, 9 इंटू 10⁹9 ये इधर आ गया, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम म्यू नॉट की वैल्यू आपसे पूछेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को ना दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ओके। देखिए, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये ऐसे रिलेशन आपको इनके बीच का मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसको नोट कर दीजिए आप, 1/4 पाई इंटू 10⁹9 यूनिट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हो गया, मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ओके। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, न्यूमेरल को न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ओ 9 इंटू 10⁹9 होगा बेटा यहां पे, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। तो न्यूमेरल को न्यूमेरल से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूनिट को यूनिट से करवा देंगे। देखते हैं क्या मिलेगा हमको। सबसे पहले तो एक चीज देखें, 4 पाई से हम इस 4 पाई को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये हर में है और ये अंश में, कर सकते हैं, ओके। 10⁻⁻7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से करेंगे 10⁻⁻7 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। आप देखिए हमने इस न्यूमेरल को इससे मल्टीप्लाई करवा के ये लिख दिया। अब यूनिट को यूनिट से करना है, थोड़ा ध्यान से देखें, न्यूटन से बेटा न्यूटन कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, कूलॉम, कूलॉम को बेटा आप याद करें, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था? I इंटू टी। इसका यूनिट क्या होता है? कूलॉम। I का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड। सो इन प्लेस ऑफ कूलॉम वी कैन राइट एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलॉम की जगह पर हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह पर एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू 1/,
एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बचेगा आप देख सकते हैं, इसको हम नीचे पहुंचाना चाहते हैं, तो यहां पर ये 10 टू द पावर -7 है, इसे जब हम नीचे ले जाएंगे इट विल बिकम 10 टू द पावर +7, ओके। और इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन, बेटा जब आप इसे डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे तो यहां तो 1 बचेगा केवल, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो ऑलरेडी यहां पर है, ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर +7। और ध्यान से एक चीज देखें, सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, हम देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। देखें आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा, और पलट देंगे तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर फिर से मिल जाएगा आपको। एनी प्रॉब्लम है व्यू? ओके। अच्छा, अब 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 16, मल्टीप्लाई करने में पावर्स का एडिशन हो जाता है, तो वो पावर ऐड होके 16 बन जाएगी। और क्योंकि ये भी अपॉन में ही है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अच्छा, और देखिए इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। आप स्क्वायर ओपन करके देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर 10 टू द पावर 16, मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर करेंगे फिर यही आ जाएगा। आप इसको गौर से देखें बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्या आप इसको पहचानते हैं? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल है ये, और प्रकाश की चाल को तो हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसकी जगह पर, इस पूरे को हटाकर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं c, इसकी जगह पर, और उस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे एक रिलेशन मिली, दैट इज एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर। कहां से स्टार्ट करा था, देखिए हमने निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और आखिरी में जाकर प्रकाश की चाल के स्क्वायर के विलोमानुपात के बराबर आ रहा है, व्युत्क्रम के बराबर आ रहा है, ये देख रहे हैं। और अब आपके मन में हो सकता है एक बात स्ट्राइक कर रही हो कि जब हम इसको कर रहे थे तो आखिरकार स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों आई है, कुछ और भी तो आ सकता था यहां पर। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज बता देता हूं, अभी आगे आप लेसन 1 पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, और जब बेटा लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक संचरित होती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोपेगेट होती है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र भी चलते हैं और चुंबकीय क्षेत्र भी चलते हैं। तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसमें वैद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र होते हैं, इसीलिए प्रकाश की चाल के वेग से ही इन दोनों का रिलेशन मिला है हमको। तो ऐसा नहीं है कि इनसे इसका कोई संबंध नहीं है, इनसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। शायद इसीलिए निर्वात की वैद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का रिलेशन प्रकाश की चाल से मिल रहा है हमको, हो सकता है। अब इसके बहुत सारे फॉर्म हम ले सकते हैं। कैसे? अगर मैं c स्क्वायर इधर ले आऊं, इसको उधर भेज देता हूं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों पक्षों का अगर मैं वर्गमूल ले लेता हूं, वर्गमूल लेने पर दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो c स्क्वायर का स्क्वायर रूट c
और इधर 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ये भी एक रिलेशनशिप है। तो एग्जामिनेशन में जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उनमें ये रिलेशन आपको दिखाई जाती है। इसके बहुत डिफरेंट फॉर्मेट आपको दिखाए जाएंगे, उनमें से जो फॉर्मेट सुइटेबल होगा उसको आपको टिक करना रहता है। और भी इसका फॉर्मेट आता है, देखिए अंडर रूट को अगर हम हटाएं तो आपको तो याद होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो हम उसको हटा के उसकी पावर 1/2 भी कर सकते हैं। तो हम 1/2 भी कर सकते हैं, कैसे? c इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट टू द पावर 1/2। ऐसा भी फॉर्मेट मिल सकता है आपको देखने को। और एक काम कर सकते हैं, इसको ऊपर भेज दीजिए आप, तो अभी यहां पर इसकी पावर +1/2 है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा इट विल बिकम -1/2, मीन्स c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट टू द पावर -1/2। ये भी देखने को मिलता है। तो ये सब कोई सा भी फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है और ये आपको याद रखना है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, समझ आ गया सबको? ठीक है। तो आपको याद होगा कि अभी हाल ही में हमने, जैसे कि पिछली क्लास में बायो-सेवर्ट के लॉ से, मैं एक बार फिर से आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा कि एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बनता है। ये किसने बताया? ऑरस्टेड ने। और इससे r डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो कितना बनता है, ये बायो-सेवर्ट ने बताया। बायो-सेवर्ट के फॉर्मूले से ही मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला। तो आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई भी पूछता है कि एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बताया किसने? ये बताया ऑरस्टेड ने। कितना बनेगा ये किसने बताया? बायो-सेवर्ट ने। ठीक है, कितना बनेगा? जैसे मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर यहां पर ले लेता हूं, सपोज कि ये एक सीधा तार है और उसमें इस तरह से I करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बना, उसके लिए हमने एक करंट एलिमेंट फिलहाल यहां पर लिया हुआ था dl लेंथ का। इसमें ऐसा करंट फ्लो हो रही है और यहां पर एक पॉइंट P है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r हमने मान लिया। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो हमको वैल्यू मिली थी, जो हमको उसका परिमाण मिला था, वो हमको मिला हुआ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वेयर। ये मैग्नीट्यूड हमको यहां पर मिल रहा है। और लास्ट टाइम हमने ये भी पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो थीटा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम चाहें तो इस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक दो कंडीशन से यूज कर सकते हैं बेटा। स्पेशल कंडीशन, विशेष परिस्थितियां। क्या होंगी विशेष परिस्थितियां? कि अगर हम ये मान लें, नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट उस समय कहां पर होगा जब थीटा 90 डिग्री का होगा? अभी पॉइंट यहां पर है, तो जब हमने इसको ऐसा मिलाया तो ये एंगल थीटा बन गया, और आप देख रहे हैं दिस इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। अगर ये पॉइंट ऐसा यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है ये पॉइंट, उस समय ये एंगल कितना बन जाएगा? उस समय 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री होगा और उस समय ये पॉइंट कहां पर होगा? क्यू पर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट क्यू, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? बताइए। देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इतना।
किसकी वजह से? इस पूरे कंडक्टर की वजह से या केवल एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से? फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर है, पूरे कंडक्टर की वजह से, पूरे चालक की वजह से, ये केवल इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, केवल छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, याद रखिए, पूरे कंडक्टर की वजह से नहीं। पूरे कंडक्टर की वजह से अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, यहां पर जितने भी करंट एलिमेंट छोटे छोटे बनते हैं सबकी वजह से बारी बारी से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और इसके बाद सबका सदिश योग कर दें तो पूरे कंडक्टर की वजह से आएगा। अभी फिलहाल ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, दिस इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, नॉट फॉर द कंप्लीट कंडक्टर। ठीक है, ओके। तो अगर थीटा 90 डिग्री है, अर्थात उस समय जो पॉइंट P है यहां नहीं है, वो इस जगह पर है, इस जगह पर हम B की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं, इसके बिल्कुल लंबवत परपेंडिकुलर। तो क्या वैल्यू आएगी? थीटा की जगह 90 डिग्री लिख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। बेटा जब यहां पर 90 डिग्री लिखोगे तो साइन 90 विल बिकम 0, सॉरी साइन 90 इज इक्वल टू 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो पूरा वही आ जाएगा, इसलिए इतना मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा। तो पॉइंट P जो कि यहां से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, लेकिन धारा के साथ 90 डिग्री का कोण इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाता है, उस समय यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आई है? केवल इस धारा अवयव की वजह से, बस कितनी वैल्यू है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। साइन थीटा का टर्म उस समय क्या हो जाएगा? हट जाएगा, नहीं रहेगा। एक दूसरी कंडीशन, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसी को समझाने के लिए हमने ये आपको बताया है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, कहां पर होगा ये थीटा 0 डिग्री? ये पॉइंट किस जगह पर पहुंचेगा जब थीटा 0 हो जाएगा? थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे। अभी यहां पर है तो कितने डिग्री है? 90 डिग्री। थोड़ा ऊपर गया तो 90 से कैसा हो गया? कम हो गया ना थोड़ा। ये अभी यहां पर है तो 90 डिग्री, थोड़ा ऐसा गया 90 से कम हो गया। हमको 0 करना है, तो आप बताइए इसको, इस पॉइंट को मैं और ऐसा खिसकाना चाहिए मुझे नीचे, या और ऊपर ले जाना चाहिए? और ऊपर ले जाना चाहिए मुझे, तो हम ऐसे ले गए और ऐसा ले गए। क्या 0 डिग्री यहां पर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यहां हो जाएगा तो अब आपको भी समझ में आ गया कि ये पॉइंट कहां रख देंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। ये पॉइंट अगर हम डायरेक्ट इस कंडक्टर की सीध में यहां रख देंगे, या यूं कहें कि हम चालक तार की अक्ष पर कहीं पर रख देंगे, तो वहां पर जब ये पॉइंट हम रखेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज R एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कंडक्टर, अक्ष पर रखा हुआ है कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके बिल्कुल यहां सीध में कहीं रखा हुआ है पॉइंट। तो जब उस जगह आप पहुंचेंगे, फिर आप करंट एलिमेंट से जब इसको मिलाएंगे तो एट दैट टाइम थीटा विल बी 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री होगा according to our this figure, at which point theta will be 0 degree? At point R. R पर जब हम पहुंच जाएंगे तभी तो थीटा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो at point R यहां पर थीटा 0 डिग्री का हो जाएगा। अब उस जगह आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, केवल उस करंट एलिमेंट की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू साइन 0 डिग्री। साइन थीटा है ना, साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कितनी होती है? 0। तो जब बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो पूरा टर्म ही 0 हो गया। इट मीन्स एट दैट सिचुएशन, at that point magnetic field will be 0।
तो आज के बाद हमेशा इस कंडीशन को आप याद कर लीजिए कि अगर कोई कंडक्टर है हमारे पास और उस कंडक्टर में ऐसा करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है या ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है, और अगर कोई बिंदु इस चालक तार की अक्ष पर कहीं पर स्थित है, देखिए यहां पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां पर भी बनेगा, लेकिन अगर वो पॉइंट सीधे इसकी अक्ष पर आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा उसकी वजह से, और इस कंडक्टर की वजह से वहां पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने एक जानकारी हासिल कर ली। क्या जानकारी हासिल कर ली? कि किसी धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक हमने डिस्कस किया हुआ है। धारावाही चालक वो चालक होता है जिस चालक में धारा बह रही हो, धारा बह रही हो, धारा फ्लो हो रही हो, उस कंडक्टर को हम बोलते हैं धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर। शॉर्टकट में CCC भी बोलते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो धारावाही चालक की अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, वहां बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0। नोट कर लेते हैं इस पॉइंट को अब हम लोग। धारावाही चालक की अक्ष पर धारावाही चालक की अक्ष पर उसमें प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य 0 होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या चीज? कि धारावाही चालक की अक्ष पर उसमें प्रवाहित धारा के कारण, धारावाही चालक की अक्ष पर उसी में जो करंट बह रही है उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना उत्पन्न होता है, 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, आपको ये लग सकता है कि पॉइंट हमने यहां लिया है, अगर यही वाला पॉइंट मैंने अक्ष पर बोला है, देखिए ये नहीं बोला है कि धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में। अगर कोई पॉइंट हम इस कंडक्टर में यहां पर ले लें तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट भी तो बेटा धारावाही चालक की अक्ष पर ही स्थित है। तो अगर यहां पर पॉइंट R पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो इस वाले पॉइंट पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी 0। तो आज के बाद हमेशा के लिए आप सभी बच्चों को याद रखना है कि किसी भी धारावाही चालक की अक्ष पर उसमें प्रवाहित धारा की वजह से जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हमेशा 0 रहा करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी धारावाही चालक है तो उसकी एक्सिस पर इधर या इधर कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, और उसकी लंबवत अगर चलेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैक्सिमम होगा। आपको याद रखना है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये मैक्सिमम होगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी रखी है हमने, 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर ही तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो साइन 90 की वैल्यू जब यहां लिखी तो क्योंकि हमने साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की भी एक कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। तो पॉइंट Q पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैक्सिमम होगा और एक्सिस पर 0 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। थैंक यू।